उसमें पित्त की वृद्धि होगी। यस यस। और पित्त की वृद्धि की वजह से जो पित्त संबंधी रोग, रक्त पित्त या व्रत की रोग हैं, जो विसर्प है, पित्त, रक्त पित्त है, गुल्म, उपकुश है, वो कामला है, व्यंग है, अग्निमाश है, अग्निमांद है, अग्निनाश है, मूर्छा, त्वचा, नेत्र और मूत्र में लालिमा का होना, ये मैम इसमें होता है इसमें। यस 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग ये कर देते हैं। हमने इसको पहले भी पढ़ा है। तो जैसे कि मांस वृद्धि, मांसम गंडार्बुद ग्रंथि गंडो उदर वृद्धिताः कंठाद विश्वम अधिमांसम च। तो विविध कारणों से बड़ा हुआ मांस धातु गंडमाला या गलगंड, अर्बुद तथा ग्रंथि शोथ को उत्पन्न करता है। गंडो यानी गालो, उरो तथा उदर प्रदेश में वृद्धि कर देता है। इसके अतिरिक्त गले एवं गुदा में अधिमांसों को उत्पन्न कर देता है। तो निश्चित रूप से जैसे कि मांस धातु बढ़ेगा तो जैसे मांस को हमने पढ़ा है कि लेपन करने का कार्य करता है, तो निश्चित रूप से एक प्रकार से जो भी अर्बुद या गांठे, फोड़े जैसे कुछ जो स्ट्रक्चर बनाने की क्षमता है वो मांस में है, क्योंकि आवृत करता है, शरीर को लेपित करता है। तो इसीलिए अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग विकारों में हम लोग जब भी कभी भी, जैसे गलगंड है, इसको हम लोग क्वार्टर की तरफ से देख सकते हैं, या कहीं पे भी सूजन आना है, शोथ निर्माण होना है, कहाँ पर भी उदर प्रदेश में वृद्धि है, उरुओं में है। तो जहां जहां पर भी मांस धातु जहां पर ज्यादा रहता है, जैसे उदर उरु प्रदेश में ज्यादा मांस का प्रमाण होता है, तो वहां पर ये अधिमांसों को उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से मांस वृद्धि के लक्षण बताए गए। यस सर, बताइए। इसमें हम देखिए, जब भी कोई भी जिसके अंदर मांस की वृद्धि होती है, तो सबसे पहले उसके गाल और उरु और उरु प्रदेश ही मोटे हो जाते हैं, इसीलिए वो सबसे पहले। और अब यहाँ पे उन्होंने कुछ व्याधियों में भी बोला, जैसे गलकंड या गंडमाला या अर्बुद, इसमें भी कफ का बड़ा हुआ होने की वजह से कफ बाहुल होने की वजह से मांस वृद्धि के लक्षण मिलते हैं। अर्बुद और ग्रंथि में भी एक तरह से लेयर बन रही है, एक थोड़ा सा, और वो जो है नॉर्मल लेयर से ऊपर उठी हुई होती है। तो अर्बुद में भी ग्रोथ, एक एक्सेस ग्रोथ, वो भी मांस वृद्धि के लक्षणों में गिना है मैम। यस मैम। यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे हम पढ़ते हैं मेद वृद्धि को। अल्पे अपि चेष्टिते श्वासम स्पिक स्तन उदर लंबनम। अल्पे अपि चेष्टिते श्वासम स्पिक स्तन उदर लंबनम तद्वम मेदस तथा श्रमो। तो निश्चित रूप से जैसे कि मांस से भी स्निग्धतम धातु है मेद, तो मेद की वृद्धि होने से यहाँ पर ये बताया है कि थोड़ा सा भी अगर व्यक्ति परिश्रम करता है तो सांस फूलने लगती है। मांस मेद के जो मुख्य स्थान है, जैसे अधो उदर है, फिर स्पिक प्रदेश है जहां पर मांस मेद का अधिक प्रमाण मिलता है, तो मेद जब वृद्धि होती है तो स्पिक प्रदेश भी जैसे कि बड़ा बन जाता है। स्तन तथा उदर इन अवयवों को लटका देता है, यानी वो जो अवयवों की पोजीशन होती है, अपनी पोजीशन से वो नीचे आने लगते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार से स्त्री शरीर में या पुरुष शरीर में, जैसे तोन का नाम लोग कहते हैं, एक मेनोपॉजल एज या एंडोपॉजल एज में इस प्रकार से मेद धातु अतिरिक्त शरीर के विविध अवयवों में, स्थानों में जमा होने लगता है। तो इस प्रकार से मेद के बढ़ने से सबसे पहला लक्षण तो है, जैसे कि अगर हमें कुछ भी काम करते हुए हमारे सांस फूलने लगे तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा वजन तो नहीं बढ़ा है, हमारे शरीर में मेद धातु या मांस धातु तो नहीं बढ़ा है। तो ये भी बड़ा प्रमुख लक्षण है, मुझे लगता है कि मेद के बढ़ने का, क्योंकि जितना हम लोग इजीली काम कर सकते हैं उतना हम कर नहीं पाते इस स्थिति में। यस सर, बताइए। इसमें इस धातु के बारे में बोला भी गया है, स्नेहन करना है, प्रीणम जीवनम लेपनम, स्नेहो, स्नेह करना है। तो इसलिए जो है स्नेह जब भी बढ़ेगा, चाहे बद्ध अबद्ध बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, वो डिपॉजिट होगा, और डिपॉजिट होगा तो आर्टरीज में, वेन्स में डिपॉजिट हो, तो उसकी वजह से सांस फूलना शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, डिब्बी बढ़ता है। और साथ साथ में जब वो उसके एक्सरसाइज करेगा, इसीलिए बोला भी गया, स्पिग स्तन और उदर इन को लटका भी देता है, क्योंकि ये मेद की जो है सबसे ज्यादा पहले बोला गया बपा बहन और उदर वगैरह में बोला गया कि मेद वृद्धि के लक्षण वहीं पे मिलते हैं, और वृक्क में भी मिलते हैं। तो ये अभी यहाँ पे केवल इन्होंने स्पिग स्तन और उदर में ही बोला है कि मेद वृद्धि के लक्षण इसमें बहुत ज्यादा वहां पर मिलते हैं। ज्यादा मतलब मेद का स्थान वहां पर ज्यादा होता है ना, इसलिए वहीं पर हम हाँ, तो देख पाते हैं अच्छे से, इसीलिए आचार्यों ने आसानी ये। से, यस सर, हाँ, यस बाहर से दिखाई पड़ता है। यस मैम। यस यस। अस्थि वृद्धि में अध्यस्तिम अधिदंताश्च, यानी विविध कारणों से बड़ा हुआ अस्थि धातु अस्थि की वृद्धि करता है और संख्या से अधिक दांतों को ऊपर कर देता है। तो मतलब यहाँ पर हमने जैसे कि पढ़ा था एक पिछले सत्र में भी कि अस्थि धातु की वृद्धि होती है तो दांत पर दांत आना। बाकी अस्थि धातु के बारे में मुझे थोड़ा ये आश्चर्य होता है कि जैसे बाकी अलग से कुछ लक्षण उन्होंने ज्यादा बताए नहीं, बस दांतों के ऊपर ही दांत आना ही बताया है।
जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये दांत ये अस्थिज भाव है, तो जैसे कि दांत के ऊपर दांत आना या दांत की संख्या बढ़ना, एक ये लक्षण निर्माण होता है। अध्यस्थि अधिदंताश्च, एक यानी कि जैसे कभी कभी जब हील की टाच बढ़ जाती है, टाच बोलते हैं ना हम लोग, हील, तो हील एरिया में बढ़ना ये स्वाभाविक होता है। कभी कभी डेविएटेड नेजल सेप्टम के रूप में भी हम लोग देख पाते हैं, डीएनएस जिसको बोलते हैं, जिसको बार बार एलर्जी राइनाइटिस होता है, तो इनमें ये लक्षण हमें मिलते हैं। ये सब बताइए। यस मैम, आपने अभी बोला ना कि वो जो विजुअल है उस पर ज्यादा उन्होंने फोकस किया, तो इसीलिए दांतों को ही एग्जाम्पल लिया उन्होंने कि अधिदंत और दंत वृद्धि। तो वो बिल्कुल चीज जो जो विजुअल है उस पे ज्यादा, बाकी तो ग्रंथकार का ध्यान तो उस तरफ था, लेकिन जो बिल्कुल। विजुअल है उसकी तरफ उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। यस मैम। मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवम परवसु स्थूल मूलानि कुर्यात् कृच्छान्य अरुंशीच। मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवम परवसु स्थूल मूलानि कुर्यात् कृच्छान्यम अरुंशीच, यानी मज्जा वृद्धि के लक्षणों में बताया है कि विविध कारणों से बढ़ा हुआ मज्जा धातु नेत्र तथा शरीर में भारीपन पैदा करता है, और फिर जोड़ों के स्थूल मूलों वाली तथा कष्टसाध्य फुंसियों को पैदा करता है। तो जैसे कि मज्जा में ज्यादा से ज्यादा भर दिया है नेत्र की ओर। मज्जा यह नेत्र प्रधान अवयव है, और इसीलिए यहाँ पर कुछ जैसे नेत्र की रचना अगर हम देखेंगे तो मस्तिष्क के जो स्कल है वहां पर नेत्र की रचना है, तो आलोचक पित्त भी यहाँ पर होता है, और मज्जाधरा कला सा एवं पित्तधरा कला बताया है, तो जो भी पित्त का दर्शन कार्य है, तो मज्जा भी नेत्र को हमेशा मज्जा का एक प्रधान रूप अवयव बताया है। जैसे मज्जासार व्यक्ति के लक्षण भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी नेत्र का एक विशिष्ट लक्षण बताए हैं, तो इसी को लेकर उन्होंने नेत्र गौरव बताया है। और कुछ जोड़ों के यहाँ कुछ प्रकार की फुंसी या फोड़े आना, ये भी एक मज्जा वृद्धि का लक्षण बताया है, जो थोड़ा अलग लगता है हमें। यस सर। यस मैम, बिल्कुल यही है कि मज्जा ही धातु, अस्थि का पोषण मज्जा से होता है, और मज्जा अगर डिस्टर्ब होगी, मज्जा का क्षय या वृद्धि होगी, तो उसका इफेक्ट जो है हड्डी में आएगा। और इसीलिए बड़ा हुआ मज्जा अब मज्जा ही जो है पित्त धरा कला, मज्जा धरा कला का संबंध नेत्र से होता है, बिल्कुल सही बात है। और वो क्योंकि वहां पर भी मज्जा का ही स्थान है, और शरीर में भारीपन, इसीलिए जब मज्जा की वृद्धि होगी तो शरीर में भारीपन भी हो जाता है। और अलग से उन्होंने बोल दिया कि जोड़ों में कष्ट फुंसियां, क्योंकि मज्जा की वजह से वहां पे कष्ट फुंसियां पैदा हो जाती हैं। यस मैम। यस यस। और फिर जो सप्त धातु में जो आखिरी धातु है उसमें ये बताइए, अति स्त्री कामतम वृद्धम शुक्रम शुक्राश्मरी अपि। अति स्त्री कामतम वृद्धम शुक्रम शुक्राश्मरी अपि, यानी विविध कारणों से बढ़ा हुआ शुक्र धातु इस स्थिति में पुरुष स्त्री सहवास की अत्यंत इच्छा करता है, इससे शुक्राश्मरी की भी उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से लाइक की अति प्रकार की इच्छा निर्माण होती है। स्त्री अगर होती है तो पुरुषों के प्रति, या पुरुष होता है तो स्त्रियों के प्रति, या फिर कुछ शुक्राश्मरी यानी एक प्रकार से कैलकुलस फॉर्म में शुक्र चला जाता है, अधिक मात्रा में इसका श्रवण शरीर में होने लगता है। तो ये लक्षण इसमें बताए। यस सर बताइए। यस मैम, शुक्र का संबंध इसमें स्त्री धातु से ही, स्त्री के लिए संभोग के लिए ही बोला गया है, लेकिन शुक्र को स्थान के लिए, स्थान वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा रखा गया है, कि जब संतान वृद्धि के लिए। और जब शुक्राश्मरी का निर्माण तभी होता है जब शुक्र के वेग को रोका जाता है, तो शुक्राश्मरी का निर्माण होता है। वो किन्हीं कारणों से, जैसे मूत्र का वेग बढ़ा हुआ है या मल का वेग बना हुआ है, फिर भी अगर आदमी शुक्र का स्खलन करता है तो शुक्र का वेग प्रॉपर वे में न होने से, इसीलिए शुक्राश्मरी का निर्माण होता है। यस मैम। अधिक प्रमाण में बढ़ना, और फिर इस प्रकार से लाइक अगर उसका उपयोग नहीं होता है शुक्र धातु का, उसको विसर्जित नहीं किया जाता है, तो ये शरीर में मतलब बनकर फिर उसकी गांठिया जैसी स्थितियां कभी कभी आने लगती है। कामिनी मैम नमस्कार। तो कभी आपने शुक्राश्मरी के पेशेंट को या कुछ आप रुग्ण के बारे में बता सकते हैं? नमस्कार। नमस्कार। यस मैम, हम लोग देख सकते हैं कि शुक्राश्मरी प्रत्यक्ष रूप में, जैसे हम लोग यूरिनरी कैलकुलस को काउंट करते हैं, तो बताइए मतलब कुछ आपका अनुभव हो तो। नहीं, शुक्राश्मरी में नहीं, अनुभव नहीं है। हाँ, मुझे ही लगता है कि वैसे लक्षण तो पढ़ा है बार बार, लेकिन कभी प्रैक्टिकली हमें निश्चित रूप से देखना चाहिए। आपका कुछ है राधिका, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर जी? नहीं देखा मैंने कोई पेशेंट जैसे। यस यस यस। नहीं मैम, इतना अनुभव भी नहीं है, बट हाँ शुक्राश्मरी मुझे मतलब सुनने में भी या ऐसे भी जब प्रैक्टिस में देखे तो कहीं सीनियर डॉक्टर के पास भी ये वाला केस थोड़ा मुश्किल लगा मुझे।
हाँ, एक्चुअली वो थोड़ा प्रैक्टिकली हमें असेस करना भी मुझे लगता है कि निश्चित रूप से थोड़ा डिफिकल्ट ही है। तो उसके ऊपर और ज्यादा हमें सोचने की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि सही मायने में तो हमने तो मतलब ज्यादा से ज्यादा अति स्त्री कामता या कुछ मतलब बिहेवियर में चेंज आना, ये लक्षण हम लोग हमेशा देखते हैं अगर शुक्र धातु बढ़ जाता है। बट यहाँ पे अपेक्षित होगा, जैसे हम लोग देखते हैं कि यूरिनरी कैलकुलस में कैल्शियम, फॉस्फेट्स वगैरह इतनी ज्यादा मात्रा में हमारे खान पान में, पालक है, टोमेटो है, तो इसका सेवन हम लोग बंद करा देते हैं क्योंकि शायद ये खान पान में इतना ज्यादा मात्रा में चला जाता है कि उससे वहां पर ये कैलकुलस बनता है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शुक्र धातु जितनी मात्रा में बढ़ना चाहिए उतने रूप में हमने देखे नहीं होंगे कि वो स्टोन फॉर्मेशन हो उस शुक्र से उसका। हाँ, बोलना चाहूंगी कि आजकल के लाइफस्टाइल में शुक्र क्षय वाले पेशेंट ज्यादा आते, तो ज्यादा अश्मरी आते हैं। शायद मुश्किल ही है। मतलब अपने को नहीं, इसमें मैं भी बस कैसे ये इतनी लेवल तक हमें मतलब नॉर्मल लेवल ही नहीं है, तो अश्मरी तक तो पहुंचना ही मुश्किल है पेशेंट का। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है कि ये मूत्र कक्ष में जो है शुक्र अश्मरी का वर्णन आया, शायद मुझे मुझे जहां तक याद आ रहा है मूत्र कक्ष में शायद मूत्र आया। कुच्छ में ना, हाँ शायद मुझे याद आ रहा है कि वहां पे जी आया सर, वहां वर्णन। पे मूत्र में ही बाधा आती है ना, मूत्र कुच्छ यानी हाँ सकष्ट। हाँ, उसका कष्ट मुस्लिम होता है, वो मुझे कुछ ऐसा लगा था। अनिता मैम स्वागत है आपका। अनिता मैम नमस्कार, बताइए आप शुक्राश्मरी के बारे में। नमस्कार मैम। कैमरा खोलिए, नमस्कार। हाँ मैम, ऐसा देखा गया है। आवाज आज मैंने नई नई आवाज सुनी मैम, बहुत दिनों नमस्कार बाद। मैम। अरे वाह, क्या बात। अच्छा मैम, शुक्राश्मरी की मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुनना शुरू किया, अभी ज्वाइन किया है। शुक्राश्मरी का मैम देखा जाता है कि जैसे जो लोग शुक्र के वेग को धारण करते हैं, मतलब जैसे डिस्चार्ज होना है लेकिन वो धारण कर लेते हैं, तो उसमें बहुत कंडीशंस में ऐसे पाया जाता है। तो उसमें वो अगर हम जैसे हमारे पास इनफर्टिलिटी के केस भी आते हैं या कुछ ऐसे केस में ही देखना होगा। हाँ, तो उसमें मैम ऐसे मिलता है वो ऑब्स्ट्रक्शन। तो वो और उसमें मतलब जहां तक यहाँ पे जो आचार्य कहना चाहते हैं और जो मेरी बात समझ में आती है वो यही है कि जब हमने किसी चीज को रोका और जब वो ठहर गई चीज और कफ की वृद्धि हो गई, तो उसने उसको एक जैसे कहते हैं सॉलिडिफाई कर दिया और उसने उसको अश्मरी का रूप जो है धारण कर लिया। तो हो सकता है जो उस समय में आचार विचार थे लोगों के और जैसा वो मुनि और सात्विक जीवन व्यतीत करते थे, तो उनमें ऐसा कुछ देखने को मिला हो जैसे कि शुक्र अश्मरी का इन्होंने वर्णन किया। मतलब मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है। अब आप मैम मेरे आपने से ये पॉइंट बता दिया, अच्छा बताया कि मुझे जैसे आपने बताया कि शुक्र का धारण करने से वहां पर मतलब अश्मरी तो नहीं बन पाती है, बट कुछ प्रकार से ऑब्स्ट्रक्टिव कुछ भी संप्राप्ति होगी निश्चित रूप से, और जिसका परिणाम मूत्र में भी देखने को मिलता है। तो मतलब सकष्ट मूत्रता या पेन होना, वो मतलब यूरेथ्रा में, ये लक्षण से हम लोग शायद शुक्र धातु बढ़ गया है ये संप्राप्ति हम देख सकते हैं। बट डायरेक्ट अश्मरी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। yes. नहीं मैम, उस समय में होता होगा, मेरा ये कहना है कि हाँ, अगर वो कॉन्टिन्यूअसली उसको किया जा रहा हो तो हो सकता है कि वो उस रूप में मतलब परिवर्तित हो जाती हो, ऐसा। हाँ, ये हो सकता है। और मैम जैसे जी बोलिए बोलिए मैम। नहीं आप कंप्लीट करिए फिर बोलती हूँ मैं। हेलो मैम, हाय हाय। व्हाट्सअप, गुड। आज अच्छा लगा हाँ आपकी आवाज सुन के। हाँ जी मैम बोलिए, मेरा तो हो गया। नहीं, मैं ये बोलना चाह रही थी ना कि हमें मालूम नहीं है लेकिन शुक्राश्मरी का स्वरूप अलग होगा जो हमें नहीं पता। जैसे कि हम लोगों ने रीनल कैल्कुलाई देखा है, ये गॉलब्लैडर वाले देखे हैं, तो शुक्राश्मरी हमने देखा नहीं, इसलिए हमें उसका स्वरूप नहीं पता। तो उसका स्वरूप ही अलग होगा जो बिल्कुल। मेरे पास तो जैसे पेशेंट्स आते हैं ना फीमेल के साथ मेल, तो जनरली मैं हमारे यहाँ दूसरे डॉक्टर जो है उनके पास भेज देती हूँ जनरली, इसीलिए मैं नहीं इसमें देख पाती हूँ ये जैसे कि पेशेंट्स। मैम ने भी बताया, अनिता मैम ने, कि इनफर्टिलिटी के केसेस में जो मुझे लगता है कि कभी कभी जो इजैकुलेशन जिस मात्रा में होना चाहिए वो नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये शुक्र जो है वहां पे कुछ नहीं बट मुझे लगता है ना मैडम कि हो जाता है मैम। ये इनफर्टिलिटी नहीं होगा, मुझे लगता है ये मतलब ये तो एक्सेस फर्टिलिटी बता रहे हैं ना, शुक्र वृद्धि होना, मतलब बहुत सारा शुक्र है तो वो क्या कोई भी चीज जो है इकट्ठी एक जगह रहती है, तो शुक्र की जैसे उसमें
जो गुण है उसके, श्लक्षणता है, स्निग्धता है, ये सारे एक जगह जब जमा रहता है तो जम जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं हाँ यही ना, मैं बता रही हूँ, जम जाना जैसे वही तो हाँ, तो बाहर नहीं इस टाइप निकलेगा, से तो इस टाइप इसीलिए से भी वो वहां infertility भी हो सकती है शायद। ज्यादा बनने से वो जम जाता है, ये होता है। तो ये हमें कंप्लेंट अगर पेशेंट की है ना कि क्या बोलते हैं इजैक्यूलेशन डिफेक्ट, उन पेशेंट्स में होती है, जम जाने से इजैक्यूलेशन नहीं हो पाते, उसकी कंसिस्टेंसी वो ज्यादा लिक्विडिफाई नहीं होकर वो थिक हो जाता है, तो वहां पर हमें ये मिल सकता है ये। यस यस यस, लेट इजैकुलेशन हम इसको कह सकते हैं शायद, वहां पे मतलब ये भी कारण है। इजैक्यूलेशन, हाँ, इजैक्यूलेशन डिफेक्ट कोई भी हो सकता है ना, तो हाँ। उन पेशेंट्स में हो सकता है कि मिलता हो। अभी जैसे हमारे पास आएंगे पेशेंट तो मैं बोलूंगी उनको, जो देखता है ना उनको, कि अगर ऐसा है तो आप इसको एक्सप्लोर करो, हमें देखना है फिर। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी विचार करें तो। हाँ, आई विल डिस्कस विद देम इन, और फिर उसमें देखते हैं, क्योंकि हमारे अभी एक पीएचडी स्कॉलर को भी टॉपिक दिया है मेल इनफर्टिलिटी का ना, तो उसको मैं बोलूंगी, क्योंकि पेशेंट तो मेरे से जाएंगे उसके पास, तो फिर मैं उसको बोलूंगी कि अच्छा इसको भी अच्छा, चेक बिल्कुल करते हैं। यस यस यस, डेफिनेटली। तो अब हम लोग इसके ऊपर भी कभी मतलब इंसाइट अगर कुछ किसी को मिला तो हम लोग निश्चित रूप से इसके ऊपर हमारे विचार प्रकट हाँ, करें। मिला तो मैं फोटो लेके रखूंगी, फिर डिस्कस बताऊंगी। यस मैम, यस बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे हम लोग जैसे कि धातु का वृद्धि के बारे में हमने तो पढ़ा है, आगे है मलों की वृद्धि के बारे में। तो पुरुष वृद्धि के लक्षण है कुक्षी अध्मानम अटोपम गौरवम वेदनाम शकृतम, कुक्षी अध्मानम अटोपम गौरवम वेदनाम शकृतम। तो विविध कारणों से बढ़ा हुआ पुरुष कुक्षी यानी मलाशय में अध्मान, अफरा, अटोप, गुड़गुड़ाहट, शरीर में भारीपन तथा वेदना को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से पुरुष जम जाने से शरीर में जैसे कि मलाशय में पुरुष अधिक मात्रा में होता है तो भारीपन आता है और वेदना भी निर्माण होती है। कभी कभी जैसे मल शरीर के बाहर अच्छे से नहीं जाता है तो भी गुड़गुड़ाहट होना, अध्मान, अटोप जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि मल उचित मात्रा में शरीर के बाहर चला जाए तो भी एक प्रकार से उत्साह, लघुता शरीर में आती है। बिल्कुल, यस मैडम, महेंद्र सर का ओपिनियन नहीं लिया आपने उसमें शुक्राश्मरी में, वो कुछ बता सकते थे इसमें। आज है नहीं मैम। है। हाँ बताइए सर, महेंद्र सर बताइए। उनसे पूछ सकते हैं, वो अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, उनको भी होगा पता। शुक्राश्मरी का अगर विचार किया जाए तो हाँ, शुक्र को बोलना वात चाहिए था रुक्ष आपको। कर देता है। शुक्र को जब वात रुक्ष कर देता है, यानी शुक्र का जो स्फटिक जैसा स्वरूप होता है, तो वो कफ जैसा होता है, चिपचिपा, तो उसको वात जब भी सुखा देगा तभी अश्मरी बन जाएगा। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि शुक्र ऊर्ध्वग हो जाता है, या उसकी जो गति है वो विगुण हो जाती है, तो उसके वजह से भी बहुत बार बाल सफेद होना या बाल झड़ना ऐसा होता है। या योग विद्या जो सीखते हैं या जो योगी होते हैं उनमें भी ऐसा देखा जाता है। हाँ, जैसे अनीता मैडम मैम यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी। हाँ यहाँ पे मैम जैसे इन्होंने कहा कि ऐसा होता है जब अगर दूसरा मार्ग ले लेता है, तो मैम बहुत बार देखा जाता है ना कि स्पर्मेटोयूरिया होता है, कि अगर हम यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें भी स्पर्म्स आ रहे होते हैं, तो वो एक विकृत मार्ग हो सकता है जो महेंद्र सर बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि अति प्रवृत्ति होती है, और जब शुक्र धातु के बढ़ने पर शुक्राश्मरी होती है और शुक्र की अति प्रवृत्ति होती है, शुक्र बहुत अधिक मात्रा में बन रहा है तो वो शुक्राश्मरी का रूप धारण करता। जी जी, तो मैम कुछ कह रहे थे आप? हाँ यस मैम, जैसे कि स्रोतस को अगर हम देखेंगे तो अति प्रवृत्ति सिरानाम ग्रंथयो अपि हो, तो यहाँ पर ये मतलब स्रोतस दृष्टि के लक्षण बताए, तो कहीं ना कहीं जाकर ये उससे भी मिलता होगा कि अति प्रवृत्ति होना एक तो, या फिर ग्रंथि होना, या फिर अवरोधजन्य संप्राप्ति, जो मतलब शुक्र ऊपर की ओर चला जाकर कहीं दूसरे। और ये भी जैसे कि मैम जैसे कि रोम और श्मश्रु जो है यानी दाढ़ी के बाल जो है, उसको भी शुक्र का एक आचार्य ने, मुझे भी आचार्य का नाम नहीं याद आ रहा है, बट उन्होंने शुक्र को उसका मल माना है। तो इसीलिए जैसे सर ने बताया अभी, तो ये मुझे कनेक्शन लगता है कि जैसे शुक्र धातु ऊर्ध्वगति की ओर जाकर बाल पकना या सफेद होना, जो हम लोग ऋषि मुनियों में भी कभी कभी देखा करते हैं, तो ये भी होता होगा, है ना सर? यही संप्राप्ति होगी ना वहां पर, महेंद्र सर? जी 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 बिल्कुल मैडम, आपने सभी के पॉइंट्स ले लिए। पर उसको तो
शुक्र का मैम मल वो तो नाम अस्थि का स्पष्ट- धातु माना जाता है। अच्छा हाँ, शुक्र पर का मल, शुक्र की ठीक है, निर्मिति उपधातु है, ठीक है ठीक है ठीक है। शुक्र की हाँ, हाँ, जो ठीक, ठीक, निर्मिति ठीक। होती है तो केश यानी परिपोषण क्रम मतलब से। केश को भी हम लोग हाँ, और आपने सारे पॉइंट ले लिए ना, अति प्रवृत्ति, संग, हाँ, विमारगमन संभोग और ग्रंथों में शिराग्रंथि, जो शिराग्रंथि विमार्गमनम Yes. चापि स्रोतसाम दृष्टि लक्षणम। हाँ, ये आपने सभी एकदम सही बोला, एकदम ये ये भी केतकी, आप बताइए कुछ केतकी। नहीं मैम, सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। ओके ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि पुरुष का वृद्धि का तो हमें मतलब सिंपल ही है, वैसे ही मूत्रम तो बस्ती निस्तोदम कृते अपि अकृत सज्ञता। तो मूत्र वृद्धि के लक्षण विविध कारणों से बढ़ा हुआ मूत्र बस्ती प्रदेश यानी मूत्राशय, मूत्र वस्त्रोतस तथा वृक्कों में निस्तोद यानी चुभने की सी पीड़ा करता है। और मूत्र त्याग कर लेने पर भी ऐसा लगता है कि मानो पेशाब नहीं किया, बार बार जाने की इच्छा, कृते अपि अकृत सज्ञता, मतलब रुग्ण बैठता नहीं है, बार बार उसको पेशाब को जाने की इच्छा होती रहती है। यहाँ पर मूत्र का प्रमाण अधिक बढ़ने से एक बार जाने से उसका मन भरता नहीं और बार बार जाने की इच्छा होती है। यस बताइए सर। यस सर बताइए। हाँ मैन सर बताइए आप। जी, अच्छा बता रहे हैं। अभी यहाँ पुरुष की वृद्धि या मूत्र की वृद्धि जब भी बोली जाती है तो वहां पे हम चंद्रप्रभा का रिजल्ट देखे या गोक्षरादि का रिजल्ट देखे तो उस समय भी मूत्र प्रवृत्ति अधिक होती है, तो वहां पे वेदना भी होती है या ऐसा लगता है कि कुछ रेसिड्यू अभी भी बाकी है, थोड़ी देर बाद फिर से जाना पड़ेगा और उसमें क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। वैसे ही लक्षण यहाँ पे दिखाई देंगे जब हम चंद्रप्रभा या गोक्षुरादि गुड़ अधिक मात्रा में देते हैं या 2 गोली 3 गोली स्टार्ट डोज में देते हैं। इसको इरिटेबल बाउंड सिंड्रोम जैसा होता है ना, कि बहुत ज्यादा मूत्र इकट्ठा हो जाता है तो मूत्र करने के बाद फिर मूत्र लगता है, ऐसा भी कुछ कई डिजीज में आया है। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण अलग, मतलब नहीं मल नहीं, का लेकिन मतलब उस- लेकिन वो कुछ तो लक्षण, मल का, मल कुछ का है। लक्षण नहीं नहीं सॉरी, इरिटेबल ब्लैडर, कुछ कई बार ये होता है कि कई बार वो सिम्टम निकल के आते हैं कि बहुत ज्यादा जब इकट्ठा हो जाता है तो वो इरिटेट, वो जो मसल्स को होता है वो डायलेट कर देता है, तो वो मूत्र निकलने के बाद फिर थोड़ा सा टेंडेंसी होती है। इसलिए बोला गया निस्तोद भेजना बोला गया, चूंढने की सी पीड़ा बोला गया, और मूत्र त्याग कर लेने के बाद भी ऐसा लगता है कि पेशाब नहीं किया गया है। मैम ये मैम- लक्षण तो हमें कैलकुलस में भी मिलता है ना अनिता मैम। कैलकुलस के पेशेंट को देखिए, मूत्र मैम मार्ग- देखिए हाँ बर्निंग होती है और वो मेरे बार-बार जो जाता है। अभी तक नहीं बताइए। मैम, जितनी वृद्धि हुई है, मेरा ये कहना है कि इन वृद्धियों में आप ये देखो कि जितने भी वृद्धि हैं उन सब में वात विकृत हो रहा है, और मूत्र वृद्धि में और पुरुष वृद्धि तो अपान का स्थान है, अपान वायु विकृत हो रही है तभी चुभने के जैसी पीड़ा हो रही है, चाहे मूत्र वृद्धि हो चाहे पुरुष वृद्धि हो। पुरुष वृद्धि में भी हो रही है, वात गुड़गुड़ाहट हो रही है, इसका मतलब हमारा जो अफारा आ रहा है, इसका जो वो वृद्धि है वो हमारी अपान वायु को विकृत कर रही है, और इस वजह से हमें ये चुभने जो सब, अगर जलन होगी तो वहां पित्त का इन्वॉल्वमेंट होगा, और अगर बार बार की प्रवृत्ति होगी तो कफ का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये यहाँ पे हम डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी वृद्धि है, बिकॉज वात ही तो सबका माना गया ना, मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं, मतलब क्या पित्त पंगु कफ पंगु पंगु व मलधातु वायु यत्र नियंते, तो यहाँ पे सारे वृद्धियों में हो सकता है हमारा वात ही कुपित हो रहा है। यस मैम, ठीक है मैम। ये लक्षण जो है ना, जैसे कि मूत्र वृद्धि का निस्तोद, तो ये हम लोग कैलकुलस के जो पेशेंट है ना उनमें भी देख सकते हैं ना, वहां पर भी पेन होता है ना, उनको बार बार मूत्र जाने की इच्छा होती है ना उस पेशेंट में भी। हाँ होती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अभी ये दोनों में डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऐसे हो सकता है कि वहां पे स्रोतरोध है, जहाँ पे हाँ। अश्मरी है वहां पे स्रोतरोध है, और हाँ। यहाँ पर जो पूरी शुद्धि होती है या मूत्र वृद्धि होती है, यहाँ पे आशय का विस्तार देखा जा सकता है। जो भी क्या होता है सर? सर क्या होता है, क्या विस्तार? आशय का विस्तार, मलाशय या आशय, मूत्राशय। ठीक है। जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ हाँ, तो जो वो विस्तार होता है आशय का, तो आशय का विस्तार यहाँ पे पुरुष वृद्धि से या मूत्र वृद्धि से कंसिडर किया जाना चाहिए। तो आशय का विस्तार कब होता है कि उसमें हवा ज्यादा भरी जाए या उसमें जो भी द्रव्य है वो ज्यादा भरा जाए, तो आशय का विस्तार होता है। अभी गुब्बारा होता है,
तो गुब्बारे में जितना भी हवा भरो उसका उतना विस्तार होगा। वैसे ही यहाँ पे होता है, इसलिए यहाँ पे निस्तोदीय लक्षण आता है। तो ये डिफरेंशियल है कि निस्तोद अश्मरी में होना और ये पुरुष रुद्धि या मूत्र रुद्धि में निस्तोद ये लक्षण होना। सर लेकिन विस्तार तो ये फॉर्मेशन अगर ज्यादा होगी तो होगा ना जी। यहाँ फॉर्मेशन की बात हो रही है ना कि फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, तो वो आपको रिवर्स फिजियोलॉजी में जाना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन में जहाँ मूत्र की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है। राइट। यस, तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि सम नहीं है। अगर सम है तो धातुओं का, मल का, सबका सम होना ही तो स्वास्थ्य का लक्षण है। कामिनी मैम का पॉइंट बिल्कुल सही है, ये एकदम। तो वो जो अगर सम नहीं है तो बढ़ रहा है, तभी तो मूत्राशय मूत्रवश होता है, वृक्कों में प्रेशर डालेगा, रिवर्स मारेगा। तो नहीं सर, आप सर का तो कहना ये हो गया ना कि इसका मतलब उसका टोन कहीं खराब हो रहा है, लाइक जिससे ब्लैडर का टोन खराब हो गया, आशय का विकृत होना, मतलब आशय का, क्योंकि ज्यादा बन रहा है तो वही यूरिनरी ब्लैडर है, मैं भी कह रहा था। विकृति अलग है और आशय की वृद्धि अलग है। कैसे? ड्यू टू क्वांटिटी हियर। नहीं सर, जब एक आपने गुब्बारे का प्रेशर डाला, पानी से भरा और गुब्बारे को आपने खाली कर दिया, तो गुब्बारे का साइज वो नहीं रहता रहा था, है ना, बड़ा हो जाता है ना, तो इसका मतलब इसमें वॉल्यूम का एडिशन हो गया ना। इसमें मैं दो चीजें बोल रहा हूँ। महेश सर ये कहना चाह रहे हैं कि आशय का विस्तार और यहाँ पे निकल के आ रहा है मूत्र वृद्धि, दो पॉइंट अलग अलग है। ये निस्तोद डिफरेंशियल बोल रहा हूँ मैं। आप भी सही हो। जब आशय में रोका जाता है मूत्र को, तो आशय का विस्तार होता है, जिसकी वजह से मूत्र की प्रवृत्ति बार बार होती है। यहाँ पे कामिनी मैम का इंडिकेशन है मूत्र वृद्धि, वो हमको सोच के चलना होगा। यहाँ पे मलाशय में जाके, पक्वाशय में जाके सारकीट विभाजन जब हो रहा है तो मूत्र का निर्माण हो रहा है। तो मूत्र का निर्माण क्यों हो रहा है उस पर अगर हम लोग सोचे, क्यों सार की जगह किट भाग ज्यादा बन रहा है, उसमें भी हम लोग को सोच के चलना चाहिए। राइट मैम, शायद मुझे भी लग रहा है ऐसा कुछ मूत्र वृद्धि की तरफ इशारा है। वो आशय तो अलग है, आशय तो रोक रहा है, आशय को हमने रोका। सर ने यही बोला कि किसी भी चीज में आप कोई चीज डालते हैं तो उसका विस्तार होता है, तो वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ मूत्र ज्यादा हो रहा है, तो वहां जहां पर ये मूत्र जा रहा है, बस्ती में जा रहा है, तो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जा रहा है, तो विस्तार होकर उसमें तोद होगा, पेन होगी, ये उनका बोलने का मतलब है। यस। हाँ, दोनों बातें इकट्ठी हो रही है। लेकिन इसके पहले वाला कि मूत्र वृद्ध हो रहा है, मतलब किट विभाजन ज्यादा हो रहा है, इसको भी तो सोचने की जरूरत है। वही तो बोल रही हूँ ना मैं, वृद्धि हो रही है क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन ही ज्यादा हो रही है। यस, वहीं पे मैं पहुंच रहा था मैम। बट मुझे लगता है कि आशय का कुछ मतलब विस्तार जो है मैम अलग से होगा, यहाँ हम उसको मूत्र वृद्धि में नहीं ले सकते, ऐसे मुझे मेरा इंटरप्रिटेशन लगता है। यस, वो टेम्पररी मैडम, वो टेम्पररी विस्तार बोल रहे हैं, डिफरेंट कंडीशन, मतलब वो टेम्पररी बता रहे हैं कि उसमें ज्यादा जा रहा है, तोद होने का कारण बता रहे हैं वो। वो तोद होने का कारण, पेन क्यों हो रही है? क्योंकि वो स्ट्रेचिंग हो रही है, ड्यू टू स्ट्रेचिंग वहाँ पेन हो रही है, क्योंकि ज्यादा चीज जा रही है वहां पर, ड्यू टू डिटेंशन ऑफ यूरिन। हाँ, वो उनका बोलने का मतलब है। वो बोलना चाह रहे हैं कि जो चीज ज्यादा बन रही है वो ब्लैडर में ज्यादा गई है, वो स्ट्रेचिंग ड्यू टू पेन जो है, ड्यू टू स्ट्रेचिंग है। जो तोद बताया है वो ड्यू टू स्ट्रेचिंग है, विस्तार है। ये बार बार जाने से मतलब एक प्रकार से मसल का पेन होगा, वो टाइप में होगा, वो उनका बोलने का मतलब है। सर जो बता रहे मेन सर। यस। तो आगे हम जो मलों का मतलब तीसरा है प्रकार, पुरुष मूत्र के बाद स्वेद है। स्वेद दौर्गंध्यम कंडुः, स्वेदोति वृद्धि स्वेद दौर्गंध्यम कंडुः, यानी विविध कारणों से बड़ा हुआ स्वेद शरीर भर में दुर्गंधि तथा कंडू पैदा कर देता है और कभी कभी खुजली भी आती है। तो इस प्रकार से अति दुर्गंध्य और कंडू ये लक्षण स्वेद के वृद्धि में होते हैं। बताइए।
यस मैम, अगर जब भी श्वेत बढ़ेगा, श्वेत है मेद का मल, तो अभी मेद जब होगा तो वो इसीलिए पसीना ज्यादा आएगा, ऐसे पेशेंट में दुर्गंध भी ज्यादा होती है और इसी वजह से खुजली भी ज्यादा होती है। तो ये एक तरफ इशारा करता है कि श्वेत वृद्धि के ये लक्षण में के साथ साथ हम लोगों को मेद वृद्धि भी के बारे में भी सोचना चाहिए कि मेद वृद्ध तो श्वेत वृद्ध, मेद की ये मल तो है। श्वेत वृद्ध। यस मैम। यस, मेद का मल है ना श्वेत, तो निश्चित रूप से। और फिर जैसे श्वेत का संबंध पित्त के साथ भी है, पित्त रक्त श्वेत का आश्रयशी संबंध होता है पित्त का रक्त और श्वेत के साथ। तो जब पित्त की वृद्धि होती है तो श्वेत का भी निर्माण अधिक मात्रा में होता है, और इसीलिए पित्त प्रकृति में श्वेत अधिक मात्रा में स्रवित भी होता है और शरीर को दुर्गंधी आती है, ना केवल शरीर को, बट वहां पे बताया है कि जैसे आस्य को यानी मुख को, शीर प्रदेश में भी, कक्षा प्रदेश में भी, और पित्त प्रकृति के व्यक्ति के शरीर को ही विशिष्ट गंध आता है इस श्वेत के अधिक स्त्राव से। यस मैम, पित्त का आश्रय आशीष किससे, मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलिए मैम। पित्त का आश्रयशी संबंध रक्त और स्वेद से। अच्छा, यस, रक्त से सुना तो मैं श्वेत से मैं पहली बार सुना हूँ। यस नहीं मैम, थैंक यू। तत्रास्ति निस्थितो वायु पित्तम तो स्वेद रक्त, श्लेष्मा शेषेषु, श्लेष्मा का बाकी दो धातुओं के साथ और पित्त का रक्त के साथ, रक्त और श्वेत के साथ में। यस श्वेत है ना सर। यस यस राइट मैम। यस, तो इसीलिए तो हम लोग जैसे कि कभी गरम खाना खाते तो भी हम मतलब घाम आने लगता है ना, चेहरे पर पसीना आते हैं ना, गरम गरम खाना भी खाते हैं तो जैसे कि पित्त मतलब उष्णता से भी श्वेत का स्राव होना फिजियोलॉजिकली चेंजेस है ना सभी, मतलब पित्त का बढ़ना या श्वेत का बढ़ना। बिल्कुल राइट मैम, राइट। यस, केतकी अगला सूत्र पढ़िए। केतकी आप हो तो अगला सूत्र है एवं च लक्ष्येत। हाँ मैम हूँ मैं। दूषिकादीनाम अपि मलान बाहुल्यम गुरुतादिभिः। तो इस प्रकार से शारीरिक मलों की वृद्धि के लक्षण भी बताए कि दूषिका, यहाँ पे ये आचार्य कहना चाहते हैं कि बाकी मल, जैसे कि आदि शब्द से नासिका मल, कर्ण मल का ग्रहण भी कर लेना चाहिए। इन मलों के बढ़ जाने से उन मल मार्गों में भारीपन प्रतीत होता है और इस लक्षणों को देखकर उनकी वृद्धि को समझना चाहिए। आचार्य सुश्रुत भी कहते हैं कि इन सभी मलों के अतिरिक्त आर्तव यानी मासिक धर्म, गर्भ तथा स्तन्य यानी स्तनों में होने वाला जो भी दुग्ध है, इसकी भी गणना करें। और आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन सुश्रुत के सूत्रस्थान 15वें अध्याय में किया है। और इनकी वृद्धि हो जाने पर जैसे कि लक्षण होते हैं तो उनको भी हमें देखना चाहिए, ऐसे आचार्य सुश्रुत कहते हैं। तो ये बहुत ही निश्चित रूप से मैम इसको हमें समझना है कि हम लोग बहुत बार जैसे मल यानी केवल स्थूल मल को लेकर चलते, पुरुष मूत्र और श्वेत को, बट सूक्ष्म मल जैसे कफ पित्त मल, केशु, प्रस्वेद, नख, रोम है, या यहाँ पे कर्ण मल है, नासिका का मल है। फिर आचार्य ने ये भी, आचार्य की दृष्टि भी बहुत ही सूक्ष्म है, जैसे कि उन्होंने ये मासिक धर्म, आर्तव, गर्भ तथा स्तन्य, इनको भी मल माना है। मैम बताइए, ये थोड़ा अलग से हम लोग आज मलों को लेकर चर्चा कर रहे हैं आचार्य सुश्रुत की दृष्टि को। ये सर बताइए सर। यस मैम, मैं भी आज पहली बार सुन रहा हूँ मैम। देखिए, हम लोग अभी तक जो है इंद्रियों के मली के बारे में सोचते थे और बाकी और जो 2 और 10 मल हैं टोटल, लेकिन यहाँ पे आर्तव, गर्भ और स्तन में होने वाले दूध की भी गणना की गई है। यस मैम, तो नया पॉइंट है मैम, नया एक कुछ अलग से इंसाइट है ये हमारे लिए। मतलब मुझे लगता है कि मतलब स्तन्य को भी या गर्भों को भी, बट सर ऐसे देखा जाए तो जैसे हम लोग मल नहीं बट एक प्रकार से एक्सट्रैक्ट तो कह सकते हैं ना इसको। जैसे आर्तो भी शरीर के बाहर निकल जाता है, तो मल मतलब मलों का काम शरीर के बाहर जाना है, तो इस रूप से भी उन्होंने कहा, शायद सोचा होगा। जैसे गर्भ भी, हम तो गर्भ को 9 महीने के बाद रख नहीं सकते ना, क्योंकि गर्भ शरीर में रखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ विकृत लक्षण दिखेंगे। स्तन्य का भी वैसे ही है, अगर स्तन्य को हमने रोका तो फिर जैसे कि मतलब पेन होता है, भारीपन आता है, स्तन्य या मतलब मिल्क, मदर्स मिल्क अगर बढ़ जाता है तो उसके अलग लक्षण मिलते हैं। तो ये उनकी ये दृष्टि है कि ये जो सारे घटक है वो शरीर के बाहर जाना जरूरी है, इसीलिए शायद इन्होंने उसकी गणना मलों में की। यस मैम, बिल्कुल है ना। मैम बताइए आप, कामिनी मैम, स्तन्य और इसके बारे में बताइए आप। तो मतलब हाँ बिल्कुल मैडम, आपने सही बोल दिया इसके बारे में, मैं वही बोलने वाली थी, लेकिन आपने बता दिया कि क्योंकि इसका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है, निकलने के बाद उस शरीर के काम का नहीं है, वो नहीं है। एग्जैक्टली, गर्भ भी नहीं है। हाँ, गर्भ भी नहीं है, उस शरीर के काम का नहीं है, इसीलिए वो निकलना जरूरी है, ये बोला है।
और वैसे गर्भ को तो आचार्य सुश्रुत ने शल्य भी बोला हुआ है कि यस वो यस शल्य रूप है, स्त्री के शल्य शरीर रूप में है। शल्य रूप है, वो जो निकलना जरूरी है। तो निकलना जरूरी है, निकलने के बाद उस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, उस शरीर के लिए काम का नहीं है। तो काम का नहीं है वो मल जो बेकार है शरीर, उस शरीर के लिए वो मल है। Yes, ma'am. यस यस बिल्कुल। शरीर ये के परिप्रेक्ष्य में बोला है, शरीर के परिप्रेक्ष्य में बोला है और कि वो स्तन्य का मल भी है। मैम, जैसे हम लोग अभी हाँ। एक स्तन्य को जैसे मदर्स मिल्क को तो बहुत ही अच्छा मतलब माना है, बट स्तन्य की अधिक मात्रा होती है तो इसको निकालना भी जरूरी है। बहुत बार ऐसे स्त्री, प्रसूति हाँ स्त्री में हमने देखा है ना कि हम लोग निकालने को बोलते हैं ना, क्योंकि अगर वो जी बैठ जाता है बिल्कुल अंदर तो बिल्कुल। पेनफुल होता है, टेम्परेचर आता है, अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं ना, मतलब बढ़ने से हाँ मिल्क हाँ, नहीं निकलेगा तो वो शल्य बन जाता है, जो हाँ। नहीं निकलने पे शल्य बनता है वो मल है। यस एग्जैक्टली। और इसी को लेकर जो आजकल जो मदर्स मिल्क के बैंक है, जैसे कि महाराष्ट्र में सबसे पहली बैंक जो बनी थी स्तन्य की, वो साइन हॉस्पिटल बम्बई में बनी थी। आजकल तो मतलब आज तो भारत भर पूरे इस देश में भी ऐसे मदर्स मिल्क या अलग अलग ऑर्गन्स की बैंक है। बट मदर्स मिल्क के बारे में ये भी मैं मतलब उससे बच्चों का पोषण भी होता था, और शायद ये भी कंसेप्ट होगा कि उसको मतलब रखना नहीं है स्तन्य को शरीर में, तो उसको निकाल देना है। तो निकाल कर क्या करेंगे उसको, तो दूसरे बच्चों के लिए उपयोग में लाया जाए, ये भी एक उसके पीछे निश्चित रूप से भावना होगी, ऐसे मुझे लगता है। बहुत बढ़िया हाँ कंसेप्ट हाँ। मैम, मैंने पहली बार सुना इसको। यस मैम। यस यस यस। अगले सूत्र पढ़िए केत की आप। जी मैम। हाँ और क्षीण यस यस क्षीण मातादि के लक्षण। हाँ लिंग क्षीणे निलेंगस्य सादोल्पभाषिते हितम् संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्म वृद्ध्ययुक्तामय संभवः पित्ते मन्दो नलः शीतं प्रभाहानिः कफे भ्रमः श्लेष्माशयानां शून्यत्वं हृद्रवश्लथ संधिताः। तो यहाँ पर वातदोष के क्षीण होने से, लिंगे क्षीणे अनिलस्य, लिंग यानी लक्षण, क्षीण यानी क्षय होना, अनिल यानी वायु, तो वायु के क्षय होने से साधो अल्प, साध अंग साध यानी गलावट होना, एक प्रकार से शिथिलता, अल्पभाषित है क्योंकि वायु ही तो प्रवर्तक है भाषा का, शब्द का। तो निश्चित रूप से उदान वायु का एक विशेष कर्म है भाषण गायन, तो इसकी कमी होगी तो बोलना कम होगा। जैसे हम लोग इसका अनुभव करते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो निश्चित रूप से बीमार कोई भी व्याधि हो, इसमें प्रकोप तो होता ही है दोषों का, तो हमसे बोला नहीं जाता, हम लोग बहुत कम बोलते हैं या बोलने की इच्छा नहीं होती है जब हम बीमार होते। तो ये उत्साह का क्षय, जैसे कि वाह गति गंधन नहीं हो, गति गंधन ये वात के लक्षण है। तो ये वायु कम होगा तो निश्चित रूप से सभी चेष्टाओं में कमी आएगी। बोलने, शारीरिक चेष्टा है, संज्ञा मोह, कुछ भी नहीं समझता, ठीक ना समझ पाना, कफ दोष के बढ़ने से होने वाले रोगों की उत्पत्ति का होना। तो बिल्कुल वायु और कफ एक दूसरे को अपोजिट है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया कि वात का क्षय होगा तो कफ दोष से बढ़ने वाले जो भी रोग है उनकी उत्पत्ति एक प्रकार से होती है। तो ये इस प्रकार से वात के क्षय के लक्षण बताए हैं। तो मतलब सभी चेष्टाओं की हानि होती है। बताइए। हाँ मैम, आपने बहुत बढ़िया पकड़ा, उदान भी पकड़ा आपने। बयान में भी ये होता है गति, उत्क्षेपण, उत्क्षेपण, निवेशन में। उदान में भी होता है बल वृद्धि, चेष्ट बल, उदान, उदान, नाभि उरोग कंठ्यपच, बल आदि, बाक प्रवृत्ति बल आदि कर्मच। और सारे जो है चेष्टाओं का मूल तो बात ही है। और सही बात है, अगर बात की कमी या बात का क्षय होगा तो संज्ञा मोह हो जाता है। एक चेष्टाओं की कमी के साथ साथ संज्ञा मोह भी ठीक से समझ में ना आना बोला गया, तथा कफ दोष की बढ़ने से होने वाले रोगों की उत्पत्ति का होना भी है कहीं ना कहीं, बिल्कुल सही बोला है शास्त्रों में। यस मैम बताइए। डॉक्टर भारती मैम आप भी बताइए कुछ। डॉक्टर अंजलि। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते, बताइए। हाँ अभी सर ने और आपने जैसे बताया, तो हमें ये हमारे डेली प्रैक्टिस में पेशेंट जैसे हम इसको तौल्य या कफवृद्धि में वातक्षय के लक्षण हमें दिखाई देते ही है। तो मतलब ये जो है एक विकृतता या व्याधि स्वरूप ही हम देख सकते हैं। व्याधि के जो मतलब कफवृद्धि के कारण वायु की क्षीणता ये ज्यादा अधोरेखित किया जाता है ऐसे मुझे लगता है, या वात क्षय के कारण कफवृद्धि के लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे भी कह सकते यस है बिल्कुल, ना। दोनों की तो प्रमेय है या जो वात क्षीणता के कारण जो
मतलब ऐसे कोरिलेट हम कर सकते हैं ना, जैसे कफ वृद्धि में हमें जैसे सारे कफ वृद्धि के कारण जो ये है कि अग्नि की क्षीणता हो जाती है, हलचल कम हो जाती है वो पेशेंट में, उनको जैसे कि ये एक जगह से दूसरे जगह जाना मतलब एक बहुत बड़ा प्रयास करने जैसे हो जाता है, जैसे खुद के शरीर का भी खुद को भार हो जाना, इस टाइप से हमें ये पेशेंट दिखाई देते। तो इसमें तो हमें वात वृद्धि करने के लिए उनको ज्यादा व्यायाम कराना है, या बिहार के ऊपर भी हमें चिकित्सा देनी पड़ती है। यस बिल्कुल, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस डॉक्टर दीप्ति मैम बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या लो बीपी के लिए वात दोष रिस्पॉन्सिबल है? जो चलगुण अगर उसका कम होता है तो उसकी वजह से अगर हाइपोटेंशन होता है तो ऐसा कुछ रिलेशन हो सकता है? वात वृद्धि या क्षय बता रही है? क्षय बता रही है? क्षय एक्चुअली मैम ऐसे बता सकते हैं हम लोग कि जैसे कि फ्लूइड वॉल्यूम कम होती है तो रस धातु का क्षय होगा, और फिर रस धातु का क्षय होगा तो धातुओं का पोषण नहीं होगा। तो ये संप्राप्ति हम लोग मतलब इसमें देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और वायु भी होगा, बिल्कुल वायु भी वात क्षय मतलब भी होगा, इसमें भी हाइपोटेंशन होगा ही निश्चित रूप से। चलगुण भी अगर कम है और रुक्षता भी बढ़ी हुई है, ऐसा भी हो सकता है ना हाइपोटेंशन में? यस यस यस, रुक्षता कम यानी रुक्षता बढ़ना। या तो फिर वो पोषण नहीं होगा अच्छे से धातुओं का, तो भी हमें रस धातु का तर्पण नहीं करना है तो उसमें हम स्नेह द्रव्य भी यूज कर सकते हैं ना। फिर रस का तर्पण करना तो है हमें हाइपोटेंशन में, तो स्नेहन भी करा सकते हैं थोड़ा सा। तो अग्नि अगर अच्छा है, द्रव को बढ़ाएंगे ना, पहले तो द्रव गुण बढ़ाएंगे, द्रव गुण बढ़ाएंगे और थोड़ा सा स्नेह मतलब हमें देखना पड़ेगा। आई थिंक वात की रुक्षता बढ़ी है कि पित्त की उष्णता बढ़ी है, उस हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल यस। नहीं, लेकिन जैसे मैडम ने कहा कि हाइपोटेंशन में मुझे तो लगता है कि रस क्षीणता के कारण, जैसे हमने पेशेंट को यदि तर्पण मतलब जैसे खरदुरादि मंथ है या मॉडर्न के हिसाब से नॉर्मल सलाइन वगैरह लगाने के बाद उनका बीपी बढ़ जाता है, मतलब नॉर्मल आ जाता है। बट मुझे ये पूछना है कि रस क्षीणता का कॉज कौन सा दोष है, कौन से दोष का कौन सा गुण है, ये मैं पूछ रही हूँ। ये भी कह सकते हैं ना, जैसे कि वायु का प्रकोप दो गुणों से होता है, दो मार्गों से होता है, धातु क्षय और अवरोधजन्य संप्राप्ति से होता है। तो यहाँ पर हम लोग वात धातु की क्षयजन्य संप्राप्ति को क्षयजन्य वात प्रकोप, व्यान धातु का व्यान वायु का भी है। हाँ, बट वात प्रकोप हुआ है, बट कौन सा गुण उसका इसमें ज्यादा दिखेगा, इस पे अगर कोई बता सकता है। मैम वात का चल गुण ही होगा ना मैम, पुअर ब्लड हाँ, तो मैंने वही पूछा क्वेश्चन हाँ, की वात का चल गुण बढ़ा है और रुक्षता भी हो सकती है, तो उसी की वजह से हाइपरटेंशन में भी वात ही रहता है, हाइपोटेंशन में भी रहता है, ऐसा है। जी 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 मैम, चल गुण जैसे बढ़ जाए तो कम हो जाए तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन होगा ना, वात अगर अच्छे से नहीं ये कर तो रहा ये चल गुण की बात हो रही थी ना, इसीलिए मैंने पूछा कि हाइपोटेंशन में अगर वात का चल गुण कम होता है और हाइपरटेंशन में चल गुण बढ़ जाता है, ऐसा रिलेशन हम रख सकते हैं ना। और रुक्षता भी बढ़ सकती है हाइपोटेंशन में, इसीलिए मतलब जलत्व है वो कम हो सकता है, ऐसा भी हम देख सकते हैं। और पित्त प्रधान व्यक्ति में हम गुण भी बढ़ सकता है हाइपोटेंशन में, फंक्शन पकड़ सकते हैं मैम उसको। हाँ, एनीमिया हो सकता है ना उससे, उसी के कारण भी लोग एक्चुअली रस रक्त पे ही हमें काम करना है। कौन से दोष का अगर गुण हमें समझ में आए तो कुछ एक्स्ट्रा डाइटरी फैक्टर्स में हम कुछ ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा। सही कहा मैम, आप बोल रहे हो सही, वो स्नेहन अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो शायद फायदा हो जाए, चलो गुण बढ़ जाए बात का। बट फिर भी हमें जैसे कि मतलब दोष जनित संप्राप्ति के हिसाब से तो ठीक है, बट मैम जैसे कि स्नेहन हमें इतना भी नहीं बढ़ाना है कि वो स्निग्ध गुण फिर से हमारी धमनियों को नहीं, स्नेहन मीन्स जो द्रव्य जो स्निग्ध है, घृतपान या तैल नहीं, ऐसे द्रव्य जो स्निग्ध है, मात्र शामक है थोड़ी सी स्निग्ध है, ऐसे ही द्रव्य, बस जैसे खरचुरादि मंत्र में तो आ ही जाता है। और कुछ द्रव्य जैसे जो स्निग्ध है, ऐसे स्नेह नहीं देना है बट स्निग्ध द्रव्य देना है, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, ऐसे द्रव्यों का चयन करना। हाँ। स्नेह दे भी नहीं पाएंगे मैम, मंदाग्नि होगी तो वो पचेगा भी नहीं स्नेह। बिल्कुल, यस यस। अगला सूत्र पढ़िए कीर्ति। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्नेह सिर्फ मुंह के जरिए से दिया जाए। हाँ, बाह्य स्नेह भी तो है। बस्ती के माध्यम से भी स्नेह दिया जा सकता है, उसमें भी हाइपोटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर बस्ती के द्वारा अगर स्नेह प्रविष्ट किया जाए तो वात के वो चलगम गुण जो कम हुआ है उसको भी ठीक करेगा, यानी उसका जो क्षय हुआ है चलगुण का, तो उसको भी वो एनर्जी देगा बस्ती के द्वारा दिए हुए स्नेह से। आज का सत्र हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, कि इमरजेंसी है मुझे, तो थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू। यस, थैंक यू मैडम।